अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा हम लोग जा करने लगे हैं प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है। देखो यार, सबसे पहला एमसीक्यू इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट के बारे में पूछ रहा है। हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि कॉस्ट यूनिट, एक टर्म पढ़ी थी कॉस्ट यूनिट और एक हमने पढ़ी थी कॉस्ट पर यूनिट। एक जो कॉस्ट पर यूनिट है, इसका मतलब तो ये है कि यूनिट पे पैसे कितने लग रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक यूनिट बनाने में तुम्हारा $10 लग रहे हैं, तो $10 पर यूनिट है तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन एक होती है, एक है कॉस्ट यूनिट। बेसिकली कॉस्ट यूनिट बोलते हैं सिंपल यूनिट को। यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज बेच रहा हूँ। अब मैं बेच रहा हूँ, अज्यूम करो, ये कहते हैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो एक मोबाइल मेरा क्या है, एक कॉस्ट यूनिट। एक यूनिट को ही एक कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ अब बेस ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा कॉस्ट यूनिट है। अब बेसिस फॉर द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। अब बेसिस फॉर द कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बेस, ऐसी तो कोई बात की नहीं। कॉस्ट यूनिट तो एक यूनिट है। ठीक है। अब प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, भाई डिपार्टमेंट तो हो ही नहीं सकता कॉस्ट यूनिट। हाँ, डिपार्टमेंट हो सकता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि किसी जगह को, जैसे डिपार्टमेंट को बोला जा सकता है, किसी सर्विस डिपार्टमेंट को बोला जा सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बोला जा सकता है। ठीक है। अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ये देखो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, एक यूनिट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक यूनिट क्या होगा, कॉस्ट यूनिट। सी इसका आंसर है, क्योंकि एक यूनिट, जो प्रोडक्ट का एक यूनिट होता है ना, उसी को ही कॉस्ट यूनिट कहते हैं, उसी को ही कॉस्ट यूनिट कहते हैं। आगे, डी, द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ आउटपुट। भाई कॉस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ आउटपुट तो ये है ना, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, ये जो डी आंसर दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट की डेफिनेशन है कॉस्ट यूनिट की, सी ऑप्शन आंसर है। कॉस्ट यूनिट एक यूनिट को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया, व्हाट इज, अगला हमसे क्या, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो भाई अभी मैंने आपको ये बी में बताया था कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट खास तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब ए में वो कह रहा है कॉस्ट सेंटर का, वो पूछ रहे हैं जरा गौर से, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि कॉस्ट सेंटर कभी भी यूनिट नहीं हो सकता। यूनिट तो कॉस्ट यूनिट होता है, तो यूनिट नहीं हो सकता है। पढ़ते हैं पूरा, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। वेट यार, a unit of product or service in the relation to which costs are ascertained। वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जिसके साथ कॉस्ट जुड़ी हो, ये बेसिकली कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन है। कि यूनिट्स की बात करें कि वो यूनिट जिसके साथ कॉस्ट जुड़ी हो, जो जो हम नॉर्मल यूनिट की बात करते हैं। उसने कॉस्ट सेंटर का पूछा है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू एन एक्टिविटी, वो कह रहे हैं जितना भी एक्सपेंडिचर जो एक एक्टिविटी की वजह से आता है, एट्रीब्यूटेबल यानी एक्टिविटी की वजह से आया होता है। भाई मैंने कब बताया कि कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर अमाउंट होती है, अमाउंट नहीं है। ये भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी, अ प्रोडक्शन और सर्विस, लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। ये आंसर है कॉस्ट सेंटर का। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बिजनेस के अंदर वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिसमें खर्चा हो रहा है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खर्चा हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा हो रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट खर्चा हो रहा है, सर रिसर्च डिपार्टमेंट खर्चा हो रहा है। वो तमाम डिपार्टमेंट्स, लोकेशन बिजनेस की, जहां पे खर्चा, जहां कॉस्ट इकट्ठी हो रही है, कॉस्ट इकट्ठी होने का मतलब कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट एक्यूमुलेट हो रही है, उनको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। अगर यूनिट की बात करें कि एक यूनिट जिस पे खर्चा लग रहा है, तो वो यूनिट कॉस्ट यूनिट है। लेकिन एक डिपार्टमेंट, एक लोकेशन बिजनेस का कोई ऐसा लोकेशन जहाँ कॉस्ट लग रही है, जैसे प्रोडक्शन फैक्ट्री है बिजनेस की, वहां पे खर्चा ही होता है सारा का सारा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन ही है, एक्टिविटी, प्रोडक्शन भी एक्टिविटी भी है, और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। आइटम ऑफ इक्विपमेंट इसलिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन के अंदर ये आइटम ऑफ कॉस्ट क्यों लगेगी, आइटम ऑफ इक्विपमेंट की वजह से लगेगी ना। फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब जहाँ पे कॉस्ट लग लग के इकट्ठी हो रही है, यानी हर्चे वहां पे होते हैं, वो कॉस्ट सेंटर होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद अब बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंट वेयर मैनेजमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे एम ए
हाँ, इसको छोड़ो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, पॉइंट में एक बताना था लेकिन वो रिलेटेड नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। तो डी को छोड़ो, डी का ताल्लुक नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ताल्लुक नहीं। ऐसी जगह जहां खर्चा लगे, कोस्ट लगे, उसको कोस्ट सेंटर बोलते हैं, ठीक है, सी आंसर होगा। इससे आगे, विच व्हाट इज प्राइम कोस्ट? प्राइम कोस्ट और सिंपल टोटल ऑफ द डायरेक्ट कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आपकी प्राइम कोस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट आर द पार्ट ऑफ प्राइम कोस्ट? हमने बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइम कोस्ट की पार्ट है। द कोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट गो इनटू द प्रोडक्ट, ये तो है क्योंकि रीजन ये है, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद, विच वेजेस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस, वो कह रहा है उन वर्कर्स की वेजेस जो मशीन की मेंटेनेंस में है। भाई जो मेंटेन करे ना मशीन, वो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है, इसीलिए वो प्राइम कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर है। कैसे पता चला? क्योंकि वो डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहे, फैक्ट्री के अंदर हैं, लेकिन हैं किस डिपार्टमेंट में? मशीन मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वो इनडायरेक्ट लेबर है, हेल्पिंग लेबर है, क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर है। हाँ, यहाँ वो बोलता ना कि मशीन ऑपरेटर, यानी मशीन खुद ऑपरेट कर रहा है, फिर मैं कहता कि डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हो तो आपको पता होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन करंट एसेट पे लगती है। अगर आपको नहीं भी पता तो नो इशू, लेकिन ये मैं बता दूं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, ये एक खर्चा है जिस जो एक्सपेंस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस की तीन एग्जांपल दी हुई हैं, रॉयल्टी, स्पेशल टूल्स, या स्पेशल या फिर डिजाइन टूल्स। ये सिर्फ वो एग्जांपल है जो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसके अलावा सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट है, तो डेप्रिसिएशन उस लिहाज से इनडायरेक्ट हुई। उसके कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, ये तो खुद बोल रहा है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो तो खुद बहुत हमें पता है कि इनडायरेक्ट है। ए आंसर है, ए में हमारे पास डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। उसने प्राइम कॉस्ट का पूछा, यानी डायरेक्ट कॉस्ट का पूछा, और वो सिर्फ ए है, तो आंसर भी ए होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट कॉस्ट? इसमें से कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है? द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, हाँ इनडायरेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपको डेप्रिसिएशन के बारे में। द ओवर टाइम प्रीमियम इंकर्ड एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अगर तुम लोगों ने वैसे इसमें आप पढ़ोगे जाके, लेबर चैप्टर पढ़ोगे ऑलरेडी, में भी तुमने पहले भी पढ़ा हो क्योंकि MA 1 में से ही हम पढ़ते आते हैं। तो लेकिन मैं बता दूं, जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे वो होता है ना ओवर टाइम, वो होता है स्पेसिफिक ओवर टाइम। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, मैं भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद लेबर देखना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले थोड़ा बहुत बता दूं, लेकिन वहां जाके क्लियर हो गए पॉइंट। स्पेसिफिक ओवर टाइम पे लगने वाला, चाहे प्रीमियम है चाहे बेसिक रेट है, हमेशा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं, तो ये पार्ट नहीं होगा। लेकिन अभी अगर नहीं भी पता, आगे चैप्टर तुम पढ़ोगे लेबर, उसमें ये मैं बताऊंगा। हायर ऑफ टूल फॉर द स्पेसिफिक जॉब, ये मैंने ऊपर अभी देखो क्या बताया, स्पेशल टूल जब तुम खरीदते हो, तो ये देखो उसने एक टूल लिया, हायर किया है स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो उसने खर्चा किया है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उसने हमसे पूछा इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, तो दूसरा और तीसरा तो डायरेक्ट है, सिर्फ वन ओनली आंसर होगा, सिर्फ वन में इनडायरेक्ट कॉस्ट है। A company has to pay a royalty of 1 per unit to use the designer of the product. वो कह रहा है कंपनी को 1 रुपए की रॉयल्टी देनी पड़ेगी डिजाइनर को। ये आगे वो पूछ रहा है इस रॉयल्टी को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये कौन सी कोस्ट का पार्ट बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया, रॉयल्टी 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 किसका पार्ट बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस का। लेक्चर अगर देखा हो तो वहां मैंने बड़े क्लियरली बताया हुआ कि रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स माइट बी सुटेबल कोस्ट? ये जो टॉपिक, ये वाला पॉइंट है ना, क्या कहते हैं, ये कोस्ट यूनिट वाला, जहाँ पे वो पूछेगा कि इस डिपार्टमेंट या इस बिजनेस से रिलेटेड कोस्ट यूनिट कौन सा है, इस तरह के सवाल इस चैप्टर के अंदर आएंगे, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए नहीं जाते, यानी मैं इसको अलहदा से पढ़ाता हूँ। कौन से चैप्टर में? सर्विस कोस्टिंग, एक तुम्हारे पास सर्विस कोस्टिंग मेरा चैप्टर होगा, उसके अंदर जब तुम देखोगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोस्ट यूनिट हम देख रहे हैं कि किस चीज के लिए क्या कॉस्ट यूनिट यूज होता है, इसलिए ये हम यहाँ पे छोड़े हैं। इसका कॉस्ट क्लासिफिकेशन और बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर यानी वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन हेल्प कर रही है। देखते हैं, मशीन ऑपरेटर्स, भाई ये तो यहीं से पता चल गया, मशीन ऑपरेट करने वाला कभी भी इनडायरेक्ट नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट लेबर होगा। स्टोर्स असिस्टेंट, हाँ ये देखो, स्टोर्स असिस्टेंट,
सो स्टोर असिस्टेंट से साफ पता चल रहा है कि ये हेल्पिंग लेबर है, हेल्प कर रही है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर होगी क्योंकि ये स्टोर्स का असिस्टेंट है। सही है। प्लम्बर इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये तो डायरेक्ट लेबर है। देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो प्लम्बर है उसका मेन काम, मेन वो प्रोडक्शन सर्विस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट है। द टीम ऑफ इंस्पेक्टर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि जब भी एक प्रोडक्शन होती है ना, तो एंड पे क्वालिटी एश्योरेंस की एक टीम होती है, वो देखती है प्रोडक्शन ठीक हुई है नहीं हुई, वो अप्रूव करती है, तो माल आगे जाता है। तो वो प्रोडक्शन का पार्ट है क्योंकि वो क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं, यानी जैसे चीज बन गई तब तक नहीं आगे जा सकती जब तक वो क्वालिटी के बारे में गारंटी नहीं देंगे। तो वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट है, ये डायरेक्ट लेबर का पार्ट है जो क्वालिटी इंश्योरेंस टीम होती है प्रोडक्शन में। हाँ, इनडायरेक्ट में सिर्फ स्टोरेज असिस्टेंट है, तो वो आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। इसके बाद वो कह रहा है द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ द टोटल कॉस्ट अगेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इस ग्राफ को कोरेस्पॉन्ड कर रही है। सबसे पहले तो ये समझो ना कि ये जो ग्राफ है ये है किसका, सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें सेमी वेरिएबल का फील होता है, क्योंकि सेमी वेरिएबल में याद करो मैंने कहा था कि पहले फिक्स कॉस्ट होती है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये जो ग्राफ तुम्हें नजर आ रही है वो उसी तरह का ही तो है, ये वही तो है सेमी वेरिएबल। अब वो कह रहा है कि ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ उसने ग्राफ बनाया और वो कह रहा है मुझे बताओ कौन सी ऐसी नीचे बात है जो इस ग्राफ से रिलेटेड है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सेमी वेरिएबल है, तो हम देख लेते हैं ना नीचे जो चारों ऑप्शन है उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, क्योंकि कोई ना कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे ही ये ग्राफ बना होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मेड अप ऑफ स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग यानी फिक्स चार्ज, एंड वेरिएबल चार्ज, ये तो पहले ही ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो स्टैंडिंग चार्ज यानी फिक्स कॉस्ट और साथ वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिलके आती है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है ना। और मैंने तुम्हें बताया था यूटिलिटी बिल्स, तुम्हारा टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी तुम्हारे बिल्स आते हैं उसमें फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज वेरिएबल चार्ज होते हैं। तो ये पहला ही तो सेमी वेरिएबल है, उसी के लिए तो ये ग्राफ बना होगा। बाकी भी देख लेते हैं। बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉइज व्हेन प्रोडक्शन रीचेज अ सर्टेन लेवल, बोनस पेमेंट, ये बोनस पेमेंट आपने जो की है ये वेरिएबल है। अगर आपका ये इसका कोई सेमी वेरिएबल से ताल्लुक नहीं है। बोनस तब अचीव होगा जब टारगेट मीट होगा, टारगेट नहीं मीट हुआ, नो, नो बोनस। टारगेट मीट हो गया, बोनस हो गया। तो ये बोनस डिपेंड कर रहा है आपके नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ यूनिट्स पे, ठीक है। तो ये सेमी वेरिएबल नहीं है। सेल्स कमीशन तो सीधा सीधा वेरिएबल है, जो तुम इतने यूनिट्स इतने यूनिट्स बेचोगे तो इतने इतने यूनिट्स बेचोगे तो इतनी कमीशन मिलेगी, तो ये तो सीधी सीधी वेरिएबल कॉस्ट है। बल्क डिस्काउंट ऑन परचेज, द डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ऑल यूनिट्स परचेज वगैरह, बल्क बल्क डिस्काउंट जब देते हो, तो बल्क डिस्काउंट तुम्हारे पास या तो तुम फिक्स में दे रहे हो, एक लिमिट में फिक्स फिक्स डिस्काउंट दे रहे हो, या तुम ओवर द यूनिट्स दे रहे हो, यानी इतने यूनिट्स, जितने ज्यादा यूनिट्स उतने ज्यादा डिस्काउंट। तो ये तो वेरिएबल हो गई। जितने या तो तुम कह रहे हो कि बल्क पे फिक्स डिस्काउंट ले लो, या ये हो, या बल्क की ज्यादा बेहतर बेटर एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि उसने लिखा है सारे यूनिट्स पे दे रहे हो, तो सारे यूनिट्स के मुताबिक ये वेरिएबल बनेगी। फिक्स भी हो सकती है वेरिएबल, लेकिन मिक्स नहीं हो सकती, मिक्स सेमी वेरिएबल नहीं हो सकती। नॉर्मली ज्यादा मेरा अंदाजा जिसने लिखा डिस्काउंट बिंग पेड ऑन ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना ज्यादा यूनिट खरीदोगे उतना डिस्काउंट मिलेगा, जितने कम उतने कम, सीधा वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स का कंपोनेंट कोई नहीं है इसके अंदर। तो ए आंसर है, उसी के लिए ये सेमी वेरिएबल का ग्राफ बन सकता है। ठीक है। इसके बाद कुछ उसने ग्राफ दिया है, वो कह रहा है बताओ क्या बताना क्या है वैसे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स सुपरवाइजर सैलरी कॉस्ट वेयर वन सुपरवाइजर इज नीडेड फॉर एवरी 5 एम्प्लॉय। जब तुम मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने एक सुपरवाइजर रखा, उसको कहा तुमने 5 बंदे देखने हैं, तो तुम उसको फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर को 10,000 सैलरी दे रहे हो, उसने 5 बंदे देखने हैं। अब वो बता रहा है कि एक सुपरवाइजर सिर्फ 5 बंदे देख सकता है, 5 एम्प्लॉय देख सकता है। तुम्हारा एम्प्लॉय इंक्रीज हो गया, 5 से चला गया 8 पे, 3 और आ गए, तो अब जो पुराना सुपरवाइजर है वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा 5 को, बल्कि तुम्हें एक और सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा। यानी तुम्हारी सुपरवाइजर को जो तुम सैलरी दे रहे हो वो तो फिक्स थी, सुपरवाइजर को जो तुम सैलरी दे रहे हो वो तो फिक्स थी। लेकिन मसला ये आया वो फिक्स तो थी, लेकिन एक लेवल के बाद, सर्टेन लेवल के बाद तुम्हें 2 सुपरवाइजर रखने पड़े, और ये फिर इसके अंदर क्या आया, एक स्टेप अप आया और फिर फिक्स हो गई। यानी फिक्स थी, फिर इंक्रीज आया, फिर फिक्स हो गई। तो ये कौन सी कॉस्ट थी कि तुमने पहले सुपरवाइजर रखा, सैलरी इंक्रीज की, जैसे एम्प्लॉय बढ़े, फिक्स चलती चलती आ रही है, एम्प्लॉय बढ़े, एकदम से इंक्रीज आया फिर फिक्स, फिर इंक्रीज आया फिर फिक्स। तो हर 5 के बदले एक सुपरवाइजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कॉस्ट है, स्टेप फिक्स कॉस्ट, जिसमें स्टेप अप आ रहे हैं लेकिन कॉस्ट फिक्स है, लेकिन सर्टेन एक्टिविटी लेवल के बाद स्टेप अप आ रहा है।
हमें बताना है कौन सा ग्राफ इसको इंडिकेट कर रहा है। तो इन चारों में से स्टेप अप कौन सा ग्राफ है? ग्राफ वन ही तो है। हमने ग्राफ वन के बारे में, स्टेप अप के बारे में क्या पढ़ा था? फिक्स फिर इंक्रीज फिर फिक्स फिर इंक्रीज फिर फिक्स। ठीक है, ये ग्राफ होगा हमारा फॉर द सुपरवाइजर सैलरी। उसके बाद, अ प्रोडक्शन वर्कर इज पेड द सैलरी ऑफ 650 पर मंथ। एक प्रोडक्शन का बंदा है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं 650 की, प्लस एन एक्स्ट्रा 5 सेंट्स फॉर ईच यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब हमने उसे कहा कि तुम 650 ले लेना फिक्स, साथ जितने तुम यूनिट्स बनाओगे हर किसी के ऊपर 5 सेंट्स तुम्हें मिलेंगे। 5 सेंट्स, यानी तुम उसको फिक्स भी दे रहे हो, फिक्स सैलरी भी दे रहे हो और वेरिएबल सैलरी भी दे रहे हो। तो वो कह रहे हैं इसकी जो पूरी सैलरी है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे क्या वो होगी। तो भाई तुम एक बंदे के लिए फिक्स और वेरिएबल दोनों मिक्स करके एक बंदे को सैलरी दे रहे हो, तो फिक्स और वेरिएबल जहाँ मिक्स हो उन्हें क्या बोला जाता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वो यही पूछा कि लेबर को जो हम पैसे दे रहे हैं, जो हमारे लिए लेबर कॉस्ट है, वो यहाँ पे क्या होगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, अगर वो बोलता सिर्फ 650 दे रहे हैं, हम कहते हैं फिक्स। अगर वो कहता है सिर्फ 5 सेंट्स पर यूनिट दे रहे हैं, हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन वो दोनों दे रहा है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद ये भी देखो, पर यूनिट वाला आ गया, ये भी सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, इस चैप्टर से इसका ताल्लुक नहीं है, ये नहीं करना अभी। फिर से ग्राफ वाला आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीनियर वेरिएबल कॉस्ट विद व्हेन एक्टिविटी रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। वो टोटल कॉस्ट के मुताबिक पूछ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट की क्या ग्राफ बनेगा। तो बताओ भाई, वेरिएबल कॉस्ट सोचो कौन सा ग्राफ था। मैंने वेरिएबल का टोटल का ग्राफ कैसे बनवाया था? जैसे जैसे यूनिट ज्यादा होते हैं वैसे वैसे एक्टिविटी लेवल ज्यादा होती है। अगर तुम ग्राफ टू देखो तो हमने यही तो पढ़ा था कि जैसे जैसे यूनिट ज्यादा वैसे वैसे कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि ये लीनियर लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर का मतलब कि ये ना जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे ही कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ इस तरह है। इसमें से अगर कोई पूछ अगर ये पूछते फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बताओ, मैं कहता ग्राफ वन है। अगर वो पूछते ये वेरिएबल का, ग्राफ टू है। अगर वो पूछते सेमी वेरिएबल का, तो ग्राफ थ्री है। ठीक है, खैर उसने अभी वेरिएबल का पूछा है ना, तो ग्राफ टू आंसर होगा। इससे अगला भी ग्राफ का है, इससे अगला भी ग्राफ का है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट। ग्राफ वन है यार, ये देखो सीधा सीधा ग्राफ वन जो है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट सीधी लाइन है, तो आंसर होगा ग्राफ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट। हमने बताना है इसमें से कौन सा सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट है। जरा गौर से देखना, गौर से देखना। ग्राफ वन में अगर हम देखें तो पहले थी फिक्स कॉस्ट, देख लो सीधी लाइन आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही है ना। ग्राफ वन को बना रहा हूं मैं, यानी ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? फिक्स। इसके बाद इंक्रीज आया वेरिएबल की तरह, तो नीचे वाला कंपोनेंट तो फिक्स ही है, लेकिन ऊपर वाला कंपोनेंट वेरिएबल हो गया। ये जो मैं ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला, तो इसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल। और ऐसी कोई भी कॉस्ट, कोई भी ग्राफ जिसके अंदर फिक्स और वेरी, एक तो हमने नॉर्मल बेसिक पढ़ा था ना सेमी वेरिएबल का ग्राफ ऐसे करके, ये वाला, ये तो था सीधा सीधा यहाँ पे नीचे फिक्स ऊपर वेरिएबल। लेकिन अभी जो मैं ये बता रहा हूँ, ये भी सेमी वेरिएबल की टाइप है। कोई और टाइप हो सकती है, कोई और कंडीशन में ये ग्राफ बन सकता है, लेकिन इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों आ रहे हैं ना। तो जिस चीज में फिक्स वेरिएबल दोनों आएगा वो सेमी वेरिएबल होंगे। बेसिक ग्राफ हमने यही पढ़ा हुआ है, जो ये वाला बना हुआ है ग्राफ थ्री। मैंने ऐसे बताया था कि लेक्चर में ये नीचे वाली कोस्ट फिक्स है, ऊपर वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ हमेशा फिक्स और वेरिएबल इकट्ठे ही हो सकता है पहले कुछ अर्सा फिक्स रहा, फिर फिक्स वेरिएबल दोनों हो गए। तो एज अ टोटल अगर तुम देखो तो फिक्स और वेरिएबल ग्राफ में तो दोनों शामिल है। तो जब दोनों शामिल है तो वो सेमी वेरिएबल होंगे। तो ग्राफ वन आ गया। ग्राफ टू नहीं हो सकता क्योंकि ये है ही वेरिएबल का। ग्राफ टू नहीं हो सकता, है ही वेरिएबल का। ग्राफ थ्री भी सेमी वेरिएबल है, अभी बताया, ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है, जो नॉर्मल ग्राफ, ग्राफ थ्री। और ग्राफ फोर भी सेमी वेरिएबल है। किस तरह? पहले ये देखो, मैं बनाता हूँ, ये देखो पहले ये वेरिएबल था इस तरह, ये वाला पार्ट अगर मैं दिखाऊं, ये वाला वेरिएबल पार्ट, फिर बाद में ये फिक्स हो गया। तो जहां फिक्स और वेरिएबल इकट्ठे हो गए एज अ टोटल, अगर ग्राफ को देखो प्रॉपरली, तो ये तीनों वन थ्री और फोर, तीनों में क्या है? सेमी वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं। हाँ, बेसिक ग्राफ उसका ये थ्री वाला था, ठीक है, लेकिन वन थ्री एंड फोर तीनों के अंदर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों हैं, इसीलिए ये सेमी वेरिएबल ग्राफ होंगे। इसके बाद वो कह रहा है इसमें से हमने बताना स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट का सिंपल ये ग्राफ वन है। हाँ, उसने ये लाइन नहीं बनाई हुई ये वाली, लेकिन इसी तरह होता है जैसे हम बनाते हैं ना, इस तरह पहले फिक्स फिर इंक्रीज फिर फिक्स फिर इंक्रीज फिर फिक्स। लेकिन अगर उसने इस तरह बनाया हुआ है, फिर ऊपर लाइन नहीं शो की, फिर एक इंक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये भी ठीक है। लेकिन नॉर्मली स्टेप्स की तरह इस तरह शो होता है, तो ग्राफ वन आंसर होगा स्टेप फिक्स कॉस्ट का। ग्राफ टू है वेरिएबल कॉस्ट का। ग्राफ टू क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का। ग्राफ थ्री तो है मतलब किसी कॉस्ट का नहीं, मिक्स ही है सारा कुछ। और ग्राफ फोर तो सेमी वेरिएबल है। देखो इसमें पहले फिक्स, उसके बाद नीचे फिक्स है और ऊपर वेरिएबल।
है उसने अभी पूछा आपसे स्टेप फिक्स, तो ग्राफ वन है आंसर। इसके बाद उसने दिया आपको हाइलो मेथड का सवाल। हाइलो मेथड में उसने कहा है कि पीरियड वन में प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, आउटपुट ये है। हमने बतानी है एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले तो हम देखते ना कि एक हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी। अगर हम हाईएस्ट एक्टिविटी देखें तो ये 14870 है और लोएस्ट है 14610। नॉर्मली आप देख लेना, जब आप पेपर दोगे तो देख लेना हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी ऊपर नीचे हो सकती है। हाईएस्ट लोएस्ट एक्टिविटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऊपर मतलब यहाँ पे देखो, पहले से सबसे कम दी हुई है, फिर सबसे ज्यादा दी हुई है, फिर मिडल वाली। तो ये ना करना कि पहले ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली लेना, सवाल गलत हो जाएगा। आपने देखना एक्टिविटी नंबरिंग में कौन सी ज्यादा कौन सी कम है, और एक्टिविटी में आपने आउटपुट देखनी, कॉस्ट नहीं देखनी। ठीक है। खैर, एक ये एक्टिविटी और एक ये एक्टिविटी है, एक लोएस्ट आ गई एक हाईएस्ट आ गई। हमने बतानी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, यानी बी बताना है। आपको पता है ना, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें जो ये बी है यही तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है जो उसने पूछा हुआ है। और बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी माइनस डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। अगर अब कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी हमारे पास है 14870। इस पे जो कॉस्ट है हमारी वो है 254554। ये हमारी कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी है। माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी, इसी के ऊपर है 230485। कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी यानी हाईएस्ट यूनिट कितने हैं 14870 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी 12610। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है आंसर इसका है 10.65। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट। 1 मिनट यार, 1 मिनट। कैलकुलेट करो था तुम लोग। 254554 माइनस 230485। ऊपर आ जाएगा 24069 डिवाइडेड बाय 14870 माइनस 12610। ये आ जाएगा 2260। अब 24069 डिवाइडेड बाय 2260, 10 पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसमें हमने निकालनी है, वो क्या आ गई 10.65। तो हाई लो बड़ा सिंपल है यार, एक फॉर्मूला लगना है वेरिएबल का, अगर वेरिएबल निकालना है। फिक्स निकालना होगा तो कोई और ट्रीटमेंट है इसके आगे जो हमने किया हुआ है। अच्छा, इसमें वो कह रहे थे फॉलोइंग टेबल डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बाय अ स्टेप फिक्स कॉस्ट फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। उसने डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे ना ये स्टेप फिक्स कॉस्ट दी हुई है। वो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये इंक्रीज आ सकता है। देखो, जब आप जीरो यूनिट्स बना रहे थे, जब आप जीरो यूनिट्स बनाते थे 100 रुपये लग रहा था। जब 10 बना रहे थे तब भी 100 लग रहा था, जब 20 बना रहे थे तब भी 100 लग रहा था, लेकिन जब 30 और 40 पे गए तो तुम्हारा 150 हो गया। यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है जो उसने बताया भी हुआ है। वो कह रहा है इसमें से रीजन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, मुझे तो यही लग रही है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि आप फॉर एग्जांपल जब तक आपने एक जगह ना रेंट पे ली हुई है 1 लाख, ये देखो ना ऊपर 1000 कॉमन है इसलिए टोटल 1 लाख है, लेकिन सो चलो 100। जब आपने एक बिल्डिंग लिया है 100 पे रेंट की ली हुई है, 100 रुपए पे रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, $100 पे। तो आपने एक यूनिट भी नहीं बनाया, आपको 100 रेंट देना है। आपने 10 यूनिट बनाए, फिर भी आपको 100 रेंट देना है। आपने 20 यूनिट बनाए तब भी 100 देना है। लेकिन भाई मैंने आपको बताया हुआ कि जो जगह है उसकी भी तो लिमिट है ना। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट्स बनाए, आपकी जगह ही पूरी हो गई। आपकी जगह ही पूरी हो गई, फिर आपने एक और जगह ली, फिर आपने एक और जगह ली साथ 50 रुपए में। 50 रुपए में एक और जगह ली यानी रेंट पे।
तो 100 + 50 अब 150, जब 30 यूनिट्स है तो 150 की कॉस्ट आ रही है, 40 पे 150। तो इसका आंसर यही होगा कि जब तुम्हारी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है ना, जब तुम्हें होल्डिंग करना होता है, कुछ रखना होता है संभाल के, वो अपना माल रखना होता है, जगह चाहिए होती है, स्टोर चाहिए होता है, तो उसकी एक लिमिट होती है। तुम रेंट दे रहे हो, फिक्स रेंट दे रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम्हारे लिमिट एक्सीड कर जाएगी, फिर तुम्हें एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी, जिस तरह हमने स्टेप फिक्स कॉस्ट में एग्जांपल में फैक्ट्री का रेंट पड़ा था। तो इसी वजह से स्टेप फिक्स कॉस्ट हो सकती है। बाकी मेरा नहीं अंदाजा। पे इंक्रीज फॉर डायरेक्ट लेबर, भाई तुम अपने लेबर की पे इंक्रीज कर दोगे तो भाई ये पे इंक्रीज थोड़ी शो कर रहा है। पे इंक्रीज तो वेरिएबल होता है कि जितने घंटा लेबर काम कर रहा है उतना पे करोगे, स्टेप फिक्स तो उसमें होता ही नहीं है। लॉस ऑफ मटेरियल डिस्काउंट वगैरह, तुम्हारा डिस्काउंट जो है ना वो तुम्हारा डिस्काउंट का लॉस हो गया, तुम डिस्काउंट नहीं ले पाए। भाई अगर तुम डिस्काउंट नहीं ले पाए तो 0 यूनिट्स पे कैसे, ये जो अगर ये 100 रुपये में लिखा हुआ है 0 यूनिट्स पे डिस्काउंट फिर कैसे मिल रहा है हमें? ये जो 0 यूनिट पे कॉस्ट हमारी 100 की आ रही है, जब आपने कोई यूनिट बनाया ही नहीं तब तो डिस्काउंट का ताल्लुक ही नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर डिलीवरी व्हीकल, यहाँ बात हो रही है कि यूनिट्स बने। भाई यूनिट जब बने तो डिलीवरी व्हीकल से उसका ताल्लुक नहीं है, वो तो ये पूछ रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे तुमने कोई यूनिट नहीं बनाया। तुमने अगर कोई यूनिट नहीं बनाया तो तुम तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करोगे। जब तुमने कोई यूनिट नहीं बनाया तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, फिर जीरो जीरो पे 100 की कॉस्ट कैसे आ रही है? अगर तुमने कोई यूनिट नहीं बनाया तो तुम डिलीवर कुछ नहीं करोगे, तो फिर तो 0 पे 0 कॉस्ट आनी चाहिए, यहाँ 100 कैसे आई है? तो इसी वजह से ए आंसर है, क्योंकि 100 आ सकती है जब तुमने स्टोर कोई लिया हुआ है रेंट पे, तो तुम कोई यूनिट ना भी बनाओगे ना, तुम्हें रेंट पे करना है 100 रुपए का। फिर तुमने थोड़े ज्यादा बनाए, ज्यादा एक लिमिट आएगी, स्टोर भी कहेगा भाई बस करो, उससे ज्यादा नहीं रख सकता मैं, एक और स्टोर लोगे तो वो स्टेप फिक्स, वहां पे स्टेप फिक्स कॉस्ट यूज होगी। तो ये इस तरह, जिस तरह फैक्ट्री रेंट हमने एग्जांपल में पढ़ा था, जब हमने खुद पढ़ा था, तो ये सीन है। इसके बाद ये इसने आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है कॉस्ट पर यूनिट का, देख रहे हो कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट में ये ग्राफ गिवन है इस तरह, यानी अगर हम देखें तो ये किसका ग्राफ है? हमने एक कॉस्ट पर जो फिक्स कॉस्ट, अगर हम टोटल में देखें ना, फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ, तो वो तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ देखें तो वो कर्व लाइन है। तो फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का इस तरह ग्राफ आएगा। ये याद रखना कि ये याद किया तुमने, तुमने अभी रिसेंटली लेक्चर देखा होगा ना, उसके अंदर तुमने लास्ट लेक्चर में यही तो हमने पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट में टोटल सेम है, स्ट्रेट लाइन है, और कॉस्ट पर यूनिट में एक कर्व है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल फॉर द पीरियड, यानी वो कह रहे हैं एक खास कॉस्ट है, वो फिक्स फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, वो कह रहा है क्या फर्क पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट पर ऑफ द रिडक्शन इन द एक्टिविटी ऑफ 50%, कि अगर तुम 50% से अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर दो तो तुम्हारे कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा गौर से देखना, गौर से। एक फिक्स कॉस्ट है, वो कह रहा है कि एक तुम्हारे पास एक्टिविटी लेवल है, तुमने उसको 50% से कम कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स, फिर मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट पर यूनिट, सही है। पहले तुम्हारे अच्छा यहाँ पे तुमने ये इस तरह का अगर कभी तुम सवाल आए ना आपको कि एक ऐसी कोर्स है जो फिक्स है, अगर अब एक्टिविटी लेवल चेंज करने से उसकी टोटल कॉस्ट है, उसके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुमने खुद से एज्यूम करनी है वैल्यूज यहाँ पे। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे थे 100 यूनिट्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ पहले यहाँ पे थे 100 यूनिट्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ पहले यहाँ पे क्या थे, 100 यूनिट्स थे, खुद ही एज्यूम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पहले खुद एज्यूम करूंगा, फिर इफेक्ट डालूंगा उस पर, ये वाला इफेक्ट, उसको 50% से ना उसकी एक्टिविटी को कम करके देखूंगा कि उसके कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क आ रहा है। तो और कंसीडर यही करूंगा कि फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि हमारे सवाल में कह रहा है आपने ये कंसीडर करना है जिसका फिक्स कॉस्ट है। अब 100 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट एज्यूम करो 1000 है, फिक्स कॉस्ट एज्यूम करो 1000 है, और बनाए कितनी यूनिट है 100, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर डिवाइड करो 10 आ जाएगी। तो जब 100 यूनिट्स थे तब, और 1000 कॉस्ट थी, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट 10 थी। अब हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमने खुद एज्यूम की है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इफेक्ट लगाएंगे सवाल से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, वो कह रहे हैं इस कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क आएगा अगर हम रिड्यूस कर दें अपनी एक्टिविटी लेवल बाय 50%, अगर हम अपनी एक्टिविटी लेवल 50% से कम कर दें, तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है उस पर कितने परसेंट चेंज आएगा? आपकी एक्टिविटी लेवल अगर 50% से कम हो जाए तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है उस पर कितने परसेंट चेंज आएगा, ये देखने लगे हैं। तो ये देखो, यूनिट जरा इसको कम करते हैं, 100 को कम करते हैं 50% से। किस तरह करेंगे, 100 का 50% लेते हैं,
100 का जब हम 50% लेंगे तो ये 50 आएगा। तो इसी वैल्यू से कम कर दो, 100 में से इस 50 को माइनस करो, तो अब कम हो गया, कितना रह जाएगा बाकी? 50। हमने एक्टिविटी लेवल को हमने एक्टिविटी लेवल को 50% कम किया, लेकिन हमने फिक्स कॉस्ट कंसीडर करना है, तो टोटल में तो फिर ये सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो टोटल में सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट तो टोटल में सेम रहती है, तो उसको नहीं चेंज कर सकते। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 20। जिस वक्त पहले हमने अस्यूम किया कि 100 यूनिट्स थे और टोटल कॉस्ट थी 1000, तो कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 10। लेकिन अब जब डिक्रीमेंट आया, डिक्रीज आया 50%, तो फिक्स कॉस्ट हमने रखनी ना, फिक्स कॉस्ट टोटल में तो सेम रहेगी। तो जब डिक्रीज आया, वो टोटल कॉस्ट तो 1000 रहनी है, तो जब कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कितना फर्क आया। हमने इसको कितने परसेंट कम किया था? 50%। अब हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट में कितना फर्क आया। पहला पॉइंट तो हमें समझ आ गया कि कॉस्ट पर यूनिट हुई है इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई है। यानी यूनिट्स के कम होने से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हुई है, लेकिन कितना इंक्रीज हुई है अब ये देखना है। देखो यहाँ वो बोल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 50%। बी तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है रिड्यूस, रिड्यूस तो हो ही नहीं है, रिड्यूस तो हो नहीं, बी तो गलत है। और डी भी नहीं हो सकता, वो कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट इज अनचेंज, अनचेंज नहीं है, चेंज हुआ है। अब ए और बी में मसला हमें समझना है कि इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन 50% हुआ है या 100% हुआ है, ये किस तरह पता चलेगा? हम किस तरह निकालेंगे कि ये जो चेंज है ये 50% है या 100% है? इस तरह निकालेंगे, देखो जरा। हमने देखना है 20 और 10 के दरमियान फर्क परसेंटेज की फॉर्म में, ये कितना परसेंट इंक्रीज आया है। अगर आपको कभी परसेंटेज की फॉर्म में कि दो वैल्यूज में चेंज निकालना हो ना, कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में कितने परसेंट चेंज है, तो वो इस तरह निकालते हो कि आप यूज करते हो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। इस तरह आप निकाल सकते हो कि कितने परसेंट चेंज आया। अब अगर आप न्यू वैल्यू देखो, न्यू वैल्यू बाद वाली वैल्यू, वो है 20, ओल्ड वैल्यू क्या है? 10। तो 20 और 10 में हमने परसेंटेज का फर्क देखना है, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको आपके पास आंसर आ जाएगा 100%। आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, चाहे 20 - 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करोगे तो आंसर 100 ही आएगा। तो इस ये हमने क्या किया एक्चुअल में, कॉस्ट पर यूनिट की जो दो वैल्यूज थी, एक 100 एक्टिविटी लेवल 100 पे, यानी कि जब पहले एक्टिविटी लेवल 100 पे और एक एक्टिविटी लेवल 50 पे, हमने दोनों का जो कॉस्ट पर यूनिट आया था उनके दरमियान डिफरेंस देखना था परसेंटेज की फॉर्म में, क्योंकि सवाल में हमने बताना है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ओल्ड कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, तो ये जो फर्क आया है इसको हमने यहाँ से देखा, और इस फर्क को हमने क्या करना है, अब कितना परसेंट इंक्रीज आया है? हमारा आंसर आया है 100%। तो हम कहेंगे कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट 100%, हमारा कॉस्ट पर यूनिट 100% से इंक्रीज हुआ है। हमारा सी आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा। ए में बता रहा है कॉस्ट पर यूनिट 50% से इंक्रीज है, लेकिन सी में बता रहा है कॉस्ट पर यूनिट इज इंक्रीज बाय 100%, 100%। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपकी जो है वो बड़ी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं और ये हैं आसान। इसके सवाल आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे वीडियो पॉज करो, एक मरतबा खुद इसको सॉल्व करो, खुद लिखो रजिस्टर पे, फिर समझ आएगी। एक एक दफा प्रॉपरली लिख के समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय कंपनी? रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो पहली बार डायरेक्ट तो होता है, बिल्कुल होता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट कभी फिक्स नहीं हो सकती, तो फिक्स तो नहीं होगा। पीरियड कॉस्ट बेसिकली अभी तो हमने नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे लिख लो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और रॉ मटेरियल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हो सकती। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है। रॉ मटेरियल के बारे में पूछ रहा कि वो कॉस्ट कहाँ जाएगी। एक तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ऊपर से वो प्रोडक्शन है, तो इसका 1 और 4 होगा। आपको ये पद क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट कहाँ जानी है। अच्छा, ये एक सवाल आया है, उसी तरह का एक सवाल है। अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज बीइंग अ सेमी वेरिएबल, पहले थी फिक्स, अब है सेमी वेरिएबल। इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 10% से इंक्रीज कर जाए, तो व्हाट विल हैपन टू द कॉस्ट पर यूनिट? तो कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क आएगा? कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क आएगा, ये जरा गौर से देखना, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। एक है एक्टिविटी यानी यूनिट्स, एक है टोटल कॉस्ट, और एक है कॉस्ट पर यूनिट। हमने खुद एज्यूम करना है, जिसने पहले एज्यूम किया था 100 एक्टिविटी है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम चूंकि यहाँ पे हमें सेमी वेरिएबल ट्रीट करना है,
तो हम यहाँ पे ना कंसीडर करते हैं जिसमें टेलीफोन का बिल, जिसका मैंने एग्जांपल करवाई थी। एज्यूम करो टेलीफोन बिल, हम खुद ही एज्यूम करेंगे सवाल में कि टेलीफोन बिल में जो फिक्स कॉस्ट है वो 50 रुपए आनी ही आनी है। आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हो, 100 कर लो 50 कर लो, आनी ही है। और वेरिएबल कॉस्ट यानी जो कॉल के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वो यूनिट के हिसाब से जो आनी है वो है 10 पर कॉल। 10 पर कॉल, 10 पर कॉल। ठीक है। अब हम खुद एज्यूम करेंगे और खुद कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर हमारे पास 100 एक्टिविटी लेवल में 100 कॉल्स हो, 100 यूनिट्स हो, 100 कॉल्स हो, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? एक तो फिक्स कॉस्ट, एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट तो आएगी 50, ये तो आनी आनी है, प्लस 10 रुपए की एक कॉल है और 100 कॉल्स की हैं, तो ये 1050 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 100 कॉल्स करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएंगी? 1050। अगर आप 100 कॉल्स करोगे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 1050 आएगी। और अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लें तो 1050 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा आपके पास 10.5। ये आएगा 10.5 कॉस्ट पर यूनिट। ये तब है ये तब है जब आपके 100 यूनिट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको खुद एज्यूम करना है 100 यूनिट्स के मुताबिक। आप 100 ले लो, 200, मर्जी आपकी है, लेकिन आपने पहले एक वैल्यू बनानी है, उसके मुताबिक पूरा केस पहले खुद सॉल्व करना है, खुद से देखना है कॉस्ट पर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है। बाद में क्या करना है, फिर इफेक्ट डाल देना है। इफेक्ट क्या? इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, क्या फर्क पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट पे? तो हम इस एक्टिविटी को 10% बढ़ा लेते हैं ना। इसका लो 10%, 100 का 10% आपके पास आता है 10। तो 100 में इस 10% इंक्रीज कर लो, 100 + 10 करो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एक्टिविटी लेवल 110। अब हम 110 पे कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं क्या आता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फिक्स कॉस्ट तो हमारी वही रहेगी 50, उसको 50 रहने दो। फिक्स कॉस्ट तो 50 रहेगी, उसको 50 रहने दो, प्लस ये जो 10 रुपए की एक कॉल है और अब हमारी हो गई है 110 कॉल्स। 10 रुपए की एक कॉल है और अब हमारी हो गई 110 कॉल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1150। पहले हमारी कॉस्ट आ रही थी 10 1050, अब आ रही है 1150। 110 कॉल्स पे हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 1150 आ रही है। जरा इस 1150 को डिवाइड करो ना 110 से, ताकि कॉस्ट पर यूनिट पता चले। कॉस्ट पर यूनिट हो गई है 10.45। पहले कॉस्ट पर यूनिट थी, देखो जब तक 100 यूनिट थी तब तक कॉस्ट पर यूनिट थी 10.5, लेकिन जैसे ही हमने इस एक्टिविटी लेवल में 10% इंक्रीज किया, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। तो ये हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज तो हुई नहीं है, रिमेन कांस्टेंट भी नहीं है। यहाँ दो ऑप्शन है, बी और सी, रिड्यूस और रिड्यूस, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है रिड्यूस बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन एक्टिविटी, और दूसरे में लिखा हुआ है रिड्यूस इन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन एक्टिविटी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कहते हैं ना रिड्यूस इन प्रोपोर्शन या रिड्यूस नॉट इन द प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये है कि जितने परसेंट से तुमने एक्टिविटी बढ़ाई है, क्या उतने ही परसेंट से कमी आई है इसमें? जैसे 10% अगर एक्टिविटी बढ़ाई है यहाँ से, तो 10% कमी आई है, ये मतलब है। अगर तो आपका एक्टिविटी 10% इंक्रीज हो रही है और दूसरी साइड से कॉस्ट पर यूनिट 10% डिक्रीज हो रही है, तो फिर हम लिखेंगे रिड्यूस इन प्रोपोर्शन टू द चेंज ऑफ एक्टिविटी। यानी जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज से एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, उसी परसेंटेज से कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, सेमी वेरिएबल में कभी ऐसे नहीं होता। हाँ वेरिएबल में, हम वेरिएबल को भी छोड़ो, वैसे सेमी वेरिएबल की पहले बात करते हैं कि अगर इसमें 10% इंक्रीज आया तो यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे 10% डिक्रीज नहीं आया होगा। ये 10.5 का, क्योंकि मैं 10% डिक्रीज लेके देख भी लो ना, तो 10.5 का 10% बनता है 1.05। 10.5 का जो 10% है वो बनता है 1.05, और अगर इसको डिक्रीज करो तो ये तकरीबन 9 पॉइंट कुछ बनता है। तो इसमें 10% इंक्रीज आता तो ये 9 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए था, जबकि आपका आंसर क्या है? 10.45। तो इसका मतलब जिस परसेंटेज से एक्टिविटी बढ़ रही है, उस परसेंटेज से ये एक्टिविटी कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं हो रहा। इसलिए आंसर क्या बनेगा फिर? बी आंसर बनेगा। रिड्यूस हुआ जरूर है कॉस्ट पर यूनिट, बट नॉट इन द प्रोपोर्शन टू द चेंज इन एक्टिविटी। जितना एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ उतना उतना कम नहीं हुआ। ये जरा फोकस रखो इस पॉइंट पे। ये वाला सवाल भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, एक मरतबा इसको भी पॉज करो वीडियो, अभी खुद सॉल्व करो, क्योंकि बाद में तुम्हें समझ ना आई और तुमने खुद ना किया और मैं जिम्मेदार नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और ये तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की। अगर फिर भी इशू है तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। +92 लिख लो या 0 लिख लो, 304 4325 290। ये मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे तो नॉर्मली
जिनके पास जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उनके पास मेरा नंबर होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वेबसाइट से डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स परचेज कर लेते हैं और उनके पास मेरा नंबर नहीं होता। या फिर क्या कहते हैं, मैनेजर किसी को मेरे लेक्चर्स दे देता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि वो लेक्चर मेरा स्टूडेंट देख रहा है। तो आप लोग जब ये प्रैक्टिस देखो, इशू देखो, अगर आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करके वैसे ही कांटेक्ट में रहो, ताकि मैं ग्रुप में भी तुम्हें ऐड कर दूं और फिर एक मतलब क्वेश्चन आंसरिंग भी चलती रहे। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज स्टेप फिक्स कॉस्ट, इसमें से कौन सा स्टेप फिक्स कॉस्ट है ये पूछ रहा है। स्टेप फिक्स कॉस्ट कौन सी है? फॉर द मोटर व्हीकल। अच्छा, ये वाला ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन का MA1 से ताल्लुक, ये MA1 कह रहा हूँ, ये हमारे सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं है। A small engineering company that makes generators specifically to customer own designs has had to purchase some special tools for particular job. The tool will have no further use. वो कह रहा है एक स्पेशल, हमने जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमें एक स्पेशल टूल चाहिए। तो ये किस चीज की एग्जांपल होगी? हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपके स्पेशल टूल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, आपके स्पेशल टूल्स क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट 2 MCQ है। ये वाला MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है और ये वाला MCQ भी सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ये यहाँ से नहीं पढ़ना। यहाँ पे आप लोगों की MCQ एंड हो गए। इंशाल्लाह कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे इशू हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क मी। ठीक है भाई, को जरा जल्दी है, काम जाना है। बाकी भाई को तो इजाजत, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।